नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्जाम 2023 के लिए गोल्डन टेस्ट सीरीज जो चलाई जा रही है, राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक की किताबों से 6ठी 7वीं 8वीं की किताब कंप्लीट कर ली है। कक्षा 11वीं की जो किताब है साथियों, इसके 3 अध्याय हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आज अध्याय नंबर 4 भी आपके कंप्लीट हो जाएगा साथियों। तो राजस्थान अध्ययन की जो किताब है कक्षा 11वीं की, इसका अध्याय 4, इससे 35 वस्तुनिष्ठ प्रमाणिक प्रश्न रीट मेंस एग्जाम लेवल 1 के लिए और साथ ही लेवल 2 के लिए बेहद उपयोगी है। तो शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। देखिएगा, ये पेपर नंबर 17 है। पिछले सभी जो टेस्ट है राजस्थान अध्ययन की किताबों के जो यूट्यूब पर मैंने डाले हैं, तो उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। एंड स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगी और आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे जाओगे तो वहां पर भी आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां से आप पिछले सभी टेस्टों को अटेंड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करेंगे साथियों आज के इस वीडियो को। 35 प्रश्नों को ही हल करके जाना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 35 ही। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेंगे। देखिएगा मित्रों, पहला प्रश्न है आपके, निम्न में से प्राकृतिक संसाधन है प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, जल और इनमें से सभी। तो भाई प्राकृतिक संसाधनों का मतलब आप अच्छी तरह से सभी जानते हो। प्राकृतिक वनस्पति को भी प्राकृतिक संसाधन में सम्मिलित किया जाता है, मृदा भी प्राकृतिक संसाधन है और जल भी एक प्राकृतिक संसाधन है साथियों। तो विकल्प नंबर जो आपके 4 है, इनमें से सभी वाला, यह आपके सही आंसर होगा प्रश्न संख्या 1 में। नेक्स्ट दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न संख्या 2 है आपके, राजस्थान में वनों के अंतर्गत कितना प्रतिशत आता है? 8.55%, 9.55%, 10.55% या 11.55%। देखो, राजस्थान का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है अगर बात करें तो वैसे तो 33% भाग पर वन होने चाहिए साथियों, लेकिन अगर बात करें कि यहाँ पर कितना प्रतिशत वन क्षेत्र जो है, मतलब कुल क्षेत्रफल का वन क्षेत्र है, तो भाई आपके 9.55% जो है राजस्थान में वनों के अंतर्गत आता है साथियों। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर है मित्रों। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3 है आपके, जलोढ़ मृदा किसके द्वारा जमा की जाती है? वायु के द्वारा, नदियों के द्वारा, जीवों के द्वारा और लावा के द्वारा। तो भाई जलोढ़ मृदा की बात की जा रही है, वायु, जीव, लावा और नदियां, ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। आप सभी को पता होगा साथियों, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मृदा ही होती है और ये जो मिट्टी है नदियों के द्वारा जमा की जाती है। किसके द्वारा? नदियों के द्वारा। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर है साथियों। देखो, कल मैंने पूरे ही 150 प्रश्नों के पेपर डाले थे 149 वाले कोर्स पर, और आज नहीं आएंगे, बट कल वापस पूरे ही 150 प्रश्नों का आपका टेस्ट आएगा साथियों 149 वाले कोर्स पर, लेवल 1 के लिए भी और लेवल 2 के लिए भी। तो ऐप डाउनलोड का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप ऐप को डाउनलोड करके पिछले जो 255 से अधिक टेस्ट है वो भी आपको मिल जाएंगे 149 वाले कोर्स में। और साथियों, जो आगे जो मैराथन टेस्ट लिए जाएंगे वो भी आपको उसमें प्रोवाइड होंगे। तो निश्चित रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। चलिए प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। यहाँ आपका जो विकल्प नंबर 2 है, तीसरे प्रश्न का आंसर होगा। मित्रों, प्रश्न नंबर 4 है, राजस्थान की वर्ष भर बहने वाली नदी है बनास नदी, लूणी नदी, चंबल नदी या कालीसिंध नदी। तो जो नदी राजस्थान की वह नदी जो वर्ष भर बहती है, जिसको 12 मासी के नाम से भी जाना जाता है साथियों, वो कौन सी नदी है मित्रों? तो प्रश्न संख्या 4 में जो आपके विकल्प नंबर 3 है, बिल्कुल चंबल नदी राजस्थान की वर्ष भर बहने वाली नदी है। इस वजह से चंबल नदी को राजस्थान की 12 मासी नदी भी कहा जाता है। थर्ड विकल्प आपके चौथे प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट 5वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 5वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न संख्या 5, बालसमंद झील कहां पर स्थित है? उदयपुर में, जोधपुर में, राजसमंद में या जयपुर में। तो इनमें से जिस जगह पर बालसमंद झील स्थित है मित्रों, उस जगह का नाम आपको प्रश्न संख्या 5 में देखना है। और 5वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बालसमंद झील आपके कहां पर पड़ती है? जोधपुर जिले में पड़ती है। कहां पर स्थित है बालसमंद झील? जोधपुर जिले में स्थित है। तो विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट 6ठे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा 6ठे प्रश्न को, शुष्क कृषि हेतु उपयुक्त क्षेत्र है। भाई ये जो प्रश्न हम हल कर रहे हैं ना, ये सारे आपके सिलेबस में है साथियों, सभी चीजें आपके सिलेबस में दी हुई है और यहां से प्रश्न बनने के पूरे चांसेज है, क्योंकि प्रमाणिक पुस्तकें हैं तो बिल्कुल वहां से प्रश्न ज्यादा बनने के चांसेज होते हैं। तो देखो, शुष्क कृषि हेतु जो उपयुक्त क्षेत्र है, हाड़ौती का पठार, पूर्वी राजस्थान,
दक्षिणी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। छठे प्रश्न का उत्तर बताइएगा, कौन से विकल्प का चुनाव करोगे प्रश्न संख्या 6 में। शुष्क कृषि के लिए इनमें से जो क्षेत्र उपयुक्त है, भाई हाड़ौती का पठार शुष्क कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, ना ही पूर्वी राजस्थान ना ही दक्षिणी राजस्थान, बल्कि राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, कौन सा भाग है साथियों, जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी राजस्थान शुष्क कृषि के लिए उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर पानी की वैसे ही कमी होती है। तो छठे प्रश्न में आपके जो चौथा विकल्प है प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट सातवें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो सातवें प्रश्न को देखेंगे मित्रों। जल संरक्षण की परंपरागत विधि है, खड़ीन विधि है, टांका विधि है, नाड़ी विधि है और इनमें से सभी। तो जल संरक्षण की परंपरागत विधि के बारे में प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है। देखो, खड़ीन भी एक परंपरागत विधि है जल को संरक्षित करने की, टांका भी एक परंपरागत विधि है और नाड़ी भी एक परंपरागत विधि है। तो इनमें से सभी वाला जो विकल्प नंबर 4 है सातवें प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट आठवें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। मित्रों, आपके प्रश्न नंबर 8 है, राजस्थान का राज्य पक्षी है, सारस है, मोर है, गोडावन है और बुलबुल है। तो इनमें से जो राजस्थान का राज्य पक्षी है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 8 में करना है। और साथियों, 8वें प्रश्न का आंसर देखें तो भाई राजस्थान का राज्य पक्षी सारस नहीं है, मोर तो क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है साथियों, और राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है, गोडावन है। विकल्प नंबर आपका जो 3 है प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा। बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 9 की तरफ। तो चलिए 9वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न संख्या 9, घना पक्षी विहार कहां पर स्थित है, जयपुर में स्थित है, भरतपुर में स्थित है, अजमेर में स्थित है या बीकानेर में स्थित है। तो इनमें से जिस जगह पर घना पक्षी विहार स्थित है उस जगह का चयन आपको प्रश्न संख्या 9 में करना है। साथियों, केवलादेव जो है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसी को घना पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। और ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या घना पक्षी विहार कहां पर पड़ता है, आपके भरतपुर में पड़ता है। तो विकल्प नंबर आपका जो 2 है प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की ओर। अच्छा, ये भी याद रखना है आपको, जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है इसको नम भूमि का दर्जा दे रखा है। राजस्थान में कितने नम भूमि क्षेत्र है, 2। कौन कौन से, एक तो केवलादेव है और एक आपके सांबर झील भी है साथियों। तो बिल्कुल आपके जो दूसरा विकल्प है 9वें प्रश्न का सही उत्तर है। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 10 है, जीवाश्म उद्यान कहां पर स्थित है, नागौर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में और बीकानेर में। तो इनमें से जहां पर जीवाश्म उद्यान स्थित है वो जगह आपको प्रश्न संख्या 10 में बतानी है। और 10वें प्रश्न का आंसर देखें तो भाई जो जीवाश्म उद्यान है ये बीकानेर, बाड़मेर या नागौर में नहीं है, बल्कि जीवाश्म उद्यान जैसलमेर जिले में स्थित है। कौन से जिले में, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, बिल्कुल जैसलमेर जिले में ही जीवाश्म उद्यान स्थित है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि जैसलमेर का लिंगानुपात सबसे कम है साथियों। लिंगानुपात क्या, जैसलमेर का जो जनसंख्या घनत्व है ये सबसे कम है साथियों, क्योंकि यहाँ का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ही है। ये भी आपको याद होना ही चाहिए। सेकंड विकल्प आपके 10वें प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 11वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा प्रश्न नंबर 11 को, राजस्थान में टंगस्टन कहां पर पाया जाता है, देबारी में, खेतड़ी में, डेगाना में और पलाना में। भाई टंगस्टन जो खनिज है, अगर बात करें राजस्थान में जिस स्थान पर टंगस्टन पाया जाता है तो डेगाना नागौर में राजस्थान में टंगस्टन पाया जाता है। भाई डेगाना कहाँ पर पड़ता है, आपके नागौर में पड़ता है। बिल्कुल डेगाना नागौर में ही राजस्थान में क्या पाया जाता है, टंगस्टन पाया जाता है। विकल्प नंबर 3 आपके 11वें प्रश्न का सही आंसर होगा। अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा साथियों। इसी प्रकार से रेगुलर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो नेक्स्ट 12वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों आपके प्रश्न नंबर 12 है, इनमें से कौन सा वृक्ष राजस्थान का राज्य वृक्ष है, रोहिड़ा, खेजड़ी, बरगद और सागवान। तो इनमें से जो वृक्ष राजस्थान का राज्य वृक्ष है उस वृक्ष के बारे में आपको प्रश्न संख्या 12 में बताना है। और साथियों 12वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो रोहिड़ा भी राज्य वृक्ष पूछा है, बरगद, सागवान या रोहिड़ा नहीं, बल्कि खेजड़ी क्या है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है, जिसको राजस्थान का राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया था, सन 1983 में। विकल्प नंबर आपका 2 सही रहेगा साथियों। 12वें प्रश्न में प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 13वां प्रश्न देखेंगे, खेतड़ी, सिंगनाब, खोदरीबा, थानागाजी किस खनिज से संबंधित है, लौह अयस्क से संबंधित है,
तांबा से संबंधित है, सीसा जस्ता से संबंधित है या पन्ना से संबंधित है? तो भाई किस किस की बात की जा रही है? खेतड़ी की, सिंगनाप, खोदरीबा और थानागाजी। ये जो स्थान है ये जिस खनिज से संबंधित है वो कौन सा खनिज है? तांबा, तांबे से संबंधित है। यहाँ पर तांबा का उत्पादन होता है इन जगह पर। तो विकल्प नंबर आपका जो 2 है प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 14 में क्या है? मोरिजा बानेला, निमला रायसेला, नाथरा की पाल किस खनिज से संबंधित है? लौह अयस्क से, रोक फास्फेट से, तांबा से या पन्ना से? तो ये 4 खनिज दे रखे हैं, इनमें से वो बताइएगा। मोरिजा बानेला, निमला रायसेला, नाथरा की पाल, यहाँ पर कौन सा खनिज उपलब्ध है? तो 14वें प्रश्न का आंसर देखते हैं। भाई यहाँ रोक फास्फेट के लिए तो मुख्य रूप से उदयपुर में आता है, तांबा भी इसमें नहीं है, ना ही पन्ना है, बल्कि साथियों मोरिजा बानेला, निमला रायसेला और नाथरा की पाल जो है ये लौह अयस्क से संबंधित है। किससे संबंधित है? लौह अयस्क से। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर होगा। बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न संख्या 15 की तरफ। देखिएगा प्रश्न नंबर 15 को। राष्ट्रीय वन नीति 1952 संशोधित 1988 के अनुसार कुल भूभाग का वन क्षेत्र होना चाहिए लगभग 33% होना चाहिए, लगभग 35% होना चाहिए, लगभग 37% होना चाहिए या लगभग 39% होना चाहिए। तो इसमें देखो इस प्रश्न में 2-3 चीजें आपके क्लियर होने वाली है। राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी? 1952 में आई थी। पहली चीज तो ये क्लियर हुई है आपको। दूसरी चीज क्या क्लियर होगी कि इसमें संशोधन हुआ था सन 1988 ईस्वी में साथियों। तो 1952 में राष्ट्रीय वन नीति आई और उसमें संशोधन कब हुआ? 1988 में। इसके अनुसार जो कुल भूभाग है इसका वन क्षेत्र कितना होना चाहिए? तो लगभग 33% भूभाग पर वन होना चाहिए साथियों, राष्ट्रीय वन नीति 1952 संशोधित 1988 के अनुसार। विकल्प नंबर आपका जो 1 है प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर होगा। 16वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। देखिएगा 16वें प्रश्न को। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जिसको काजरी कहा जाता है और शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जिसको आपरी कहा जाता है, ये दोनों किस जिले में स्थित है? जयपुर में, बीकानेर में, जोधपुर में और जैसलमेर में। देखो इंपोर्टेंट बात यह है कि भाई काजरी का पूरा नाम क्या है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। आपरी का पूरा नाम क्या है? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। और अगर बात करें ये दोनों ही कहां पर स्थित है, तो भाई ये दोनों ही जोधपुर जिले में स्थित है। बहुत ही इंपोर्टेंट अनुसंधान केंद्र है साथियों, ये बहुत ही इंपोर्टेंट, कई बार यहां से प्रश्न पूछ लिया गया है, कई बार। तो विकल्प नंबर 3 आपके 16वें प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 17 है, राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग वन क्षेत्र में आता है? 8वां भाग, 10वां भाग, 20वां भाग और 11वां भाग। तो अभी हमने क्या देखा था कि जो कुल क्षेत्रफल है इसका 9.55% वन क्षेत्र राजस्थान में है साथियों, ठीक है। अगर हम बात करें तो लगभग कितना भाग वन क्षेत्र में आता है, उस हिसाब से भाई 9.55% मतलब 10 के आसपास बैठ रहा है, ये 9.5 से प्लस है, लेकिन 10 लगभग में देखें तो भाई लगभग 10वां भाग जो है ये वन क्षेत्र में आता है। तो विकल्प नंबर जो आपके 2 है प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर होगा मित्रों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 की तरफ। 18वां प्रश्न है, वनों को 3 भागों में बांटा जाता है, उनमें शामिल है आरक्षित वन, सुरक्षित वन, अवर्गीकृत वन और इनमें से सभी। तो भाई वनों को बिल्कुल 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से होते हैं वो? एक तो आपके आरक्षित वन होता है, एक होता है आपके सुरक्षित वन और एक होता है आपके अवर्गीकृत वन। तो मतलब इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है आपके प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर होगा मित्रों। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19, राजस्थान में सर्वाधिक तथा सबसे कम वन क्षेत्र किन जिलों में पाया जाता है? उदयपुर बीकानेर में, उदयपुर जैसलमेर में, कोटा झुंझुनू में और उदयपुर चूरू में। तो भाई 2 चीजें देखनी है आपको, क्या क्या कि सबसे अधिक, राज्य में सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक, और सबसे कम वन क्षेत्र जिन जिलों में पाया जाता है। तो आपको ये तो पता होगा कि सर्वाधिक तो कौन से जिले में पाया जाता है? उदयपुर में। तो इसको तो आप हटा सकते हो। बीकानेर में, जैसलमेर में या चूरू में से, इनमें से सबसे कम वन क्षेत्र किस जिले में है? तो भाई आपके जो प्रश्न संख्या 19 है इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर 4, उदयपुर और चूरू में। उदयपुर में सर्वाधिक जबकि चूरू जिले में सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है। 20वें प्रश्न का थर्ड विकल्प आपका आंसर होगा साथियों। 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
20वां प्रश्न यहाँ पर, सॉरी 19वें प्रश्न में आपके जो फोर्थ विकल्प है इसका सही आंसर है। 20वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे अभी तो प्रश्न नंबर 20 है, राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? कोटा में, करौली में, माउंट आबू में और उदयपुर में। तो इनमें से जिस स्थान पर राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं वो जगह आपको प्रश्न संख्या 20 में देखनी है। और साथियों 20वें प्रश्न का आंसर देखें तो राजस्थान में जो सदाबहार वन पाए जाते हैं वो करौली में तो नहीं पाए जाते हैं, उदयपुर, माउंट आबू या कोटा। तो भाई जो सिरोही जिला है इसका स्थान पड़ता है कौन सा? माउंट आबू, जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। और राजस्थान में स्थान के हिसाब से देखें तो सर्वाधिक बरसात भी कहाँ गिरती है साथियों? माउंट आबू में। और बिल्कुल यहीं पर राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो विकल्प नंबर 4 आपके 20वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट, सॉरी विकल्प नंबर 3 आपके 20वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट 21वां प्रश्न देख लेते हैं, माउंट आबू सही रहेगा। ठीक है, 21वां प्रश्न है मित्रों आपके, साइबेरियन क्रेन किस उद्यान में पाया जाता है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में और इनमें से सभी में। तो साइबेरियन क्रेन की बात की जा रही है। बताइए 21 में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे? साथियों 21वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। जो साइबेरियन क्रेन है ये मुकुंदरा हिल्स या रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में नहीं पाया जाता है, बल्कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर में स्थित है बिल्कुल इसी में साइबेरियन क्रेन आपको देखने को मिल जाएंगे। विकल्प नंबर आपका जो 1 है प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है। 22वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो 22 में क्या है देखते हैं। ऐसे वन जहां पशु चराई व लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है किस श्रेणी में आते हैं? आरक्षित वन, सुरक्षित वन, अवर्गीकृत वन और इनमें से सभी। तो जहां पर आप पशु भी नहीं चरा सकते, ठीक है ना, पशु चराई पर प्रतिबंध है, लकड़ी भी आप बिल्कुल वहां से नहीं काट सकते हो, तो ऐसे वनों को हम किस श्रेणी में रखते हैं साथियों? आरक्षित वन में रखते हैं। भाई आरक्षित वन जो होते हैं यहाँ पर ना तो आप पशुचारण कर सकते हो और ना ही यहाँ पर जो पेड़ होते हैं उनकी आप लकड़ी काट सकते हो। बिल्कुल पहला विकल्प 22 का आंसर होगा। 23 की ओर बढ़ेंगे साथियों। देखो 23 क्या है, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन में कौन से पेड़ कम देखने को मिलते हैं? केर, धोकड़ा, नीम और सालर। तो ये 4 यहाँ पर पेड़ों के नाम है, केर, दोकड़ा है, नीम है और सालर है। इनमें से वह वृक्ष जो आपको उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन में देखने को हम मिलेंगे साथियों, तो उस वृक्ष का चयन 23 में करना है। देखो ऐसी स्थिति में भाई उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन अगर बात करें तो इसमें केर, दोकड़ा इसको सम्मिलित किया जाता है, नीम या सालर। इसका आंसर होगा आपके विकल्प नंबर 4। जो सालर के पेड़ होते हैं ये आपको उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन में बहुत मतलब बाई चांस दिखने को मिल जाए वो बात अलग है, बहुत कम। विकल्प नंबर 4 आपके 23 का आंसर होगा। चलिए 24 की तरफ बढ़ेंगे साथियों। तो 24वां प्रश्न है, लाल लोमी मृदा की अधिकता है धौलपुर अलवर में, डूंगरपुर बांसवाड़ा में, अजमेर सिरोही में और इनमें से सभी। भाई देखो यहाँ पर हम झीलों से संबंधित प्रश्न भी हमने किए, नदियों से संबंधित प्रश्न भी हमने किए, वनों से संबंधित प्रश्न भी हमने किए, मिट्टी से संबंधित प्रश्न भी हमने किए। मतलब देखो कितने टॉपिक से ये प्रश्न बने हैं एक ही पार्ट में से जबकि ये प्रश्न। तो देखो 24 का आंसर देखते हैं साथियों। लाल लोमी मृदा की बात की जा रही है। राजस्थान में लाल लोमी जो मृदा है आपको अधिकतर कहां पर देखने को मिलेगी? जो डूंगरपुर बांसवाड़ा मतलब जो दक्षिणी इलाका है बिल्कुल यहाँ पर आपको लाल लोमी मृदा की अधिकता देखने को मिलेगी, जहां पर मक्का का सर्वाधिक उत्पादन भी होता है साथियों। तो दूसरा विकल्प आपके 24 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट 25 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 25वां प्रश्न है, भारत का कितने प्रतिशत जिप्सम राजस्थान में पाया जाता है? लगभग 70%, लगभग 80%, लगभग 90% और लगभग 100%। तो भाई जिप्सम की बात की जा रही है। भाई आपने देखा होगा कि जहां पर सेम की समस्या उत्पन्न हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जिप्सम का छिड़काव किया जाता है उस मिट्टी पर। और अगर बात करें कि जिप्सम राजस्थान में लगभग कितना पाया जाता है, संपूर्ण भारत में जितना जिप्सम का उत्पादन होता है ना, तो उसका साथियों 90% उत्पादन 90% जो है भारत में संपूर्ण भारत की बात करें तो राजस्थान में पाया जाता है 90%। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 25 का सही आंसर है 90%। याद रखिएगा प्रश्न को। 26 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 26 प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, इनमें से संथाल और महिला आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन से जिले में स्थित है? जयपुर जिले में, कोटा जिले में, उदयपुर जिले में और जैसलमेर जिले में। तो 2 क्षेत्र यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं, एक तो संथाल और एक महिला। ये दोनों ही साथियों क्या है? आखेट निषिद्ध क्षेत्र।
बिल्कुल यहाँ पर आप जो वन्य जीव है उनको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। आखिर निश्चित क्षेत्र है साथियों, संरक्षित क्षेत्र है। और अगर बात करें ये दोनों ही कहाँ पर स्थित है, तो ये दोनों ही आपके जो जयपुर जिला है बिल्कुल इसमें स्थित है। विकल्प नंबर 1 आपके 26 का सही उत्तर होगा। 27 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 27वां प्रश्न है, कौन से मृगवन में हिरण व चिंकारा अधिक देखने को मिलते हैं? माचिया सफारी मृगवन में, चित्तौड़गढ़ मृगवन में, अशोक विहार मृगवन में, और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो मैंने आपको बता रखा है कि कोई नहीं वाला, अगर आपकी फूटी किस्मत है तो अलग बात है। 1000 में से 999 बार कोई नहीं वाला आंसर नहीं होता है साथियों, तो इसको तो आप हटा दिया करो। अब बात करेंगे जिस मृगवन में हिरण और चिंकारा आपको अधिक देखने को मिलेंगे, तो वो कौन सा मृगवन है? अशोक विहार मृगवन जो है साथियों, यहाँ पर आपको हिरण व चिंकारा अधिक देखने को मिलेंगे। विकल्प नंबर आपका जो 3 है 27 का सही उत्तर है। 28 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 28वां प्रश्न देखेंगे। 28वां प्रश्न है, इनमें से असंगत है, असंगत का चयन आपको 28 में करना है। पहला विकल्प राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य जोधपुर, जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा, नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जयपुर, और ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य चूरू। तो देखो अभ्यारण्य भी आपके इसमें आ रहे हैं साथियों, उद्यान वगैरह। तो देखो अगर देखें इसमें असंगत, तो कौन सा आपको असंगत इसमें दिखाई दे रहा है? भाई ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? चूरू जिले में। नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जयपुर जिले में। और जवाहर सागर अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? कोटा में। लेकिन राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य जोधपुर, ये गलत दे रखा है, असंगति आपको देखना था। तो अतः आपके 28 में जो पहला विकल्प है मित्रों, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट 29 की ओर बढ़ेंगे। 29वां प्रश्न है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब की गई? 1980, 1981, 1982 और 1983। तो जब राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना की गई थी, वो सन आपको 29वें प्रश्न में बताना है। और राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब की गई थी साथियों? 1981 में की गई थी। बिल्कुल सेकंड विकल्प आपके 29वें प्रश्न का सही आंसर होगा मित्रों। देखो सारे के सारे प्रश्न जो है ऑथेंटिक प्रश्न है, कहीं कोई डाउट हो तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बाय चांस जैसे त्रुटि हो सकती है टाइपिंग में, वो अलग बात है। बाकी सारे प्रश्न साथियों ऑथेंटिक किताब से उठाए गए हैं। तो चलिए 30वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 30 को, इस तकनीक से घर की छत पर गिरे वर्षा के जल को घर के नीचे बने कुएं में एकत्र किया जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक से, रूप टॉप जल संचयन तकनीक से, टांका में, या जोहड़ में। तो भाई देखो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे घर की जो छत है, तो साथियों घर की छत पर जो वर्षा का जल गिरता है, इसको घर के नीचे बने हुए जो कुआं है उसमें एकत्रित किया जाता है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? रूप टॉप जल संचयन तकनीक के नाम से इसको जाना जाता है। विकल्प नंबर जो आपके 2 है मित्रों, प्रश्न संख्या 30 का सही आंसर है। बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 31 की तरफ। देखिएगा प्रश्न नंबर 31 को, 31वां प्रश्न है, वन्य जीवों के संरक्षण हेतु राजस्थान में सर्वप्रथम कब वन्य जीव एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम द्वारा इस दिशा में पहला कदम उठाया गया था? 1948 में, 1949 में, 1950 में, या सन 1951 में? तो देखो प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, प्रश्न की लैंग्वेज को समझना। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राजस्थान में सबसे पहले कब वन्य जीव एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम साथियों कब इस अधिनियम को लाया गया था? तो सन 1951 में इस अधिनियम को लाया गया था। विकल्प नंबर जो आपके 4 है, प्रश्न संख्या 31 का सही आंसर है साथियों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 32 की तरफ। प्रश्न संख्या 32 है, किस झील के उत्तरी भाग को नौचौकी कहा जाता है? बालसमंद झील के उत्तरी भाग को, जयसमंद झील के उत्तरी भाग को, राजसमंद झील के उत्तरी भाग को, या गड़ीसर झील के उत्तरी भाग को? तो जिस झील के उत्तरी भाग को नौचौकी कहा जाता है, उस झील के बारे में आपको 32वें प्रश्न में देखना है साथियों। जो राजसमंद झील है, कौन सी झील है? राजसमंद जो झील है मित्रों, इस झील के ही उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? नौचौकी के नाम से जाना जाता है। थर्ड विकल्प आपके 32वें प्रश्न का आंसर होगा। 33वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33 में क्या है आपके, पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर में बनाई गई कुएनुमा संरचना कहलाती है? खड़ीन, जोहड़, टांका, या अपुआ? तो 33 का आंसर बताइए। देखो पश्चिमी राजस्थान की बात है।
जल संरक्षण के लिए घर में बनाई गई कुएनुमा संरचना, जैसे कुआं होता है ना ऐसा, तो ऐसी संरचना को किस नाम से जाना जाता है? टांका कहा जाता है। टांका तो आप लोगों ने देख भी रखा होगा, गवर्नमेंट स्कूलों में भी गवर्नमेंट ने टांके का निर्माण करवाया था, कहीं गवर्नमेंट स्कूल में करवाया गया था साथियों। थर्ड विकल्प आपके 33 का सही आंसर है। अब सेकंड लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 34 है, जो सेकंड लास्ट प्रश्न है साथियों आपके, देश में उत्पादित जस्ते का कितने प्रतिशत राजस्थान में पाया जाता है? 95%, 99%, 91% या 85%? तो देखो जो बुक में लिखा हुआ है, बुक के अनुसार बिल्कुल साथियों मैं आपको इस प्रश्न का आंसर बताऊंगा। देश में उत्पादित जस्ते का कितने प्रतिशत राजस्थान में पाया जाता है? 34 का आंसर बताइएगा। आंसर बताने से पहले सभी एक बार निश्चित रूप से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा साथियों। जो देश में उत्पादित जस्ते का है जितने प्रतिशत राजस्थान में पाया जाता है वो कितना प्रतिशत साथियों? 99%, 99% जस्ता राजस्थान में पाया जाता है संपूर्ण देश का। तो विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर होगा साथियों। अब आज का अंतिम और 35वां प्रश्न देख लेंगे। तो मित्रों आज का अंतिम और 35वां प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा लगे वीडियो को लाइक करके जाइएगा, शेयर करके जाइएगा साथियों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि 35 में से कितने प्रश्नों को आपने सही किया है। तो देखिएगा 35वें प्रश्न को, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? जोधपुर को, नागौर को, उदयपुर को या कोटा को? तो इनमें से जिसे झीलों की नगरी कहा जाता है किसको कहा जाता है? जो राजस्थान का जो उदयपुर है, बिल्कुल उदयपुर को ही क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी कहा जाता है मित्रों। विकल्प नंबर आपका जो 3 है, प्रश्न संख्या 35 का सही उत्तर है। तो ये कंप्लीट होता है आपके कक्षा 11 का अध्याय नंबर 4। कल हम अध्याय नंबर 5 को हल करेंगे। तो इसी प्रकार आपके टोटल 8 अध्याय, ये 3 से 4 दिनों में आपके कक्षा 11वीं की किताब भी पूरी करवा दी जाएगी। फिर हम कक्षा 12वीं की जो किताब है उसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में जल्द ही। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए साथियों।